तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? भूल गई मैं तेरी जेठानी हूँ। जेठानी से कोई इस तरह बात करता है क्या? जेठानी वाली हरकतें भी तो होनी चाहिए। आई बड़ी जेठानी बनने वाली। देख सुमित्रा, अब तू अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही है। मैं तो पढ़ूंगी, बता तू क्या कर लेगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर शालिनी सुमित्रा को पास में बहती नदी में उसे धक्का दे देती है। शालिनी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे पहले नदी से बाहर तो आ, फिर आराम से पकड़ लेना मुझे। शालिनी की बात सुन सभी लोग सुमित्रा पर हंसने लगते हैं। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था इन देवरानी जेठानी के बीच, जो गुस्से में आकर शालिनी ने सुमित्रा को नदी में धक्का दे दिया था? और ये कैसा मोहल्ला था जिसमें इतनी बड़ी नदी बह रही थी? और क्या इस दो मोहल्ले के बीचों बीच बनी नदी को लेकर क्या इन मोहल्ले वासियों की कोई लड़ाई बहस भी होती थी या नहीं? आइए इस चटपटी कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह का समय था। दो मोहल्ले के बीच में बनी उस नदी में कोई कपड़े धो रहा था, तो कोई पानी भर रहा था, तो कुछ छोटे बच्चे नदी के अंदर नहा रहे थे। आज तो हफ्ते भर के कपड़े जमा हो गए हैं। इन्हें धोते धोते तो हमारी कमर में ही दर्द शुरू हो जाएगा। और नहीं तो क्या, कितनी बार कहा इन लोगों से कि हाथों हाथ कपड़े निकाल कर दे दिया करो, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो जमाने का शौक है। कह तो ऐसे रही हो दोनों जैसे हमारे पतियों के कपड़े भी तुम ही धो रही हो। धो तो बस अपने पतियों के कपड़े रही हो ना, तो हमें क्यों सुना रही हो? क्योंकि तुम लोग ही कहती हो कि हफ्ते में एक बार कपड़े धोया करेंगे। अरे तो इसमें हम पर चढ़ क्यों रही हो? कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। हफ्ते भर इतना सारा काम होता है, एक संडे का ही तो दिन मिलता है कपड़े धोने का। अरे अरे बस भी करो, तुम लोगों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए होगा। कोई क्या कहेगा हमें कि हम 10 की 10 एक दूसरे की देवरानी जेठानी है और हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह तुम लोग लड़ती रहती हो। और ये देखो देखो, ये बात बोल भी कौन रहा है? कुत्ते जैसे सावित्री बनकर कोने में बैठी रहती है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो तुम ही करती हो जेठानी जी से। एक तो मैं तुम लोगों की लड़ाई बंद करवा रही हूँ और तुम लोग उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई बंद करवाने की हम खुद देख लेंगे। तुम जाकर अपने पति का कच्छा धो बैठकर, जो आधे घंटे से लड़ी जा रही हो, कहीं फट ना जाए। बस फिर क्या होना था, हो गई महाभारत। 10 की 10 बहुओं में। भगवान बचाए ऐसी बहू से। अरे हमारे घर में 2 बहुएं हैं, हम तो उसमें ही पागल हो जाते हैं। जरा इन्हें तो देखो, 10 बहुएं हैं, वो भी एक साथ रहती। इन लोगों की महाभारत देखकर तो मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता है। नदी में मोहल्ले के लोग मछली पकड़ रहे हैं। अरे आज तो इतनी सारी मछलियां पकड़ी हैं, मस्त फिश फ्राई, फिश करी और मछली के पकौड़े खाऊंगा। दीपा, ये मछलियां ले लो और जाकर रात के खाने की तैयारी कर। तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या जो इतना सब कुछ बनाऊंगी? जाकर खुद बना लो, बड़े आए फिश फ्राई खाने वाले। कभी तुम्हारे बाप ने भी फिश फ्राई खाई है? ये सही, 2 मोहल्ले के बीचों बीच ये नदी बन गई, वरना जब पहले नदी नहीं थी तो पानी को लेकर कितनी किल्लत होती थी। अब तो आराम से नहाओ, पियो, धो, खाना बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन पानी की कोई चिंता नहीं है। ये नदी तो हम 2 मोहल्ले वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। कुछ सालों पहले 2 मोहल्ले के पीछे बड़े बड़े पहाड़ से ये नदी शुरू हुई थी। देखते ही देखते 2 मोहल्लों के बीचों बीच बनी ये नदी मोहल्ले वालों के लिए काफी जरूरी हो चुकी थी। मोहल्ले के कई लोगों का रोजगार तो इसी नदी से जुड़ा हुआ था। घर के काम के साथ साथ मोहल्ले के लोग नदी के अंदर मछली पालन करना, कमल के फूल, सिंघाड़ी जैसी चीज उगाना, शेल्स और सीप जैसी चीजों को पकड़कर बाजार में बेचने का काम करते थे। ऐसे ही 10 बहू के मोहल्ले में बनी नदी के चलते काफी लोगों का गुजारा चल रहा था। कितना मजा आ रहा है ना नदी में ऐसे मस्ती करने में। पता है जब मैं छोटी थी तो अक्सर अपनी नानी के गांव जाया करती थी। वहां पर जो नदी बनी थी उसमें बिल्कुल उसी तरह अपने गांव के दोस्तों के साथ मस्ती करती थी। ऐसे नदी के पानी में खेलना काफी पसंद है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वापस बचपन में लौट आए हों। शालिनी और अंजलि नदी के पानी में मस्ती कर रही होती हैं कि तभी अनीता और सुमन उनकी तरफ कुछ मछलियों को छोड़ देती हैं, जिसे देख शालिनी और अंजलि काफी डर जाती हैं। ये यहाँ मछलियाँ कहाँ से आई हैं? दूर हट, कहीं ये मुझे काट तो नहीं लेंगी। मुझे क्या पता, मेरी क्या मछलियों के साथ कोई दोस्ती है? मुझे भी तो डर लगता है मछलियों से। तुम्हें नहीं पता क्या? अंजलि और शालिनी को यूं इस तरह मछली से दूर भागता देख बाकी की बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिन्हें देख। अच्छा, तो ये तुम लोगों की शरारत थी? अभी बताते हैं तुम्हें। इतना कहकर अंजलि और शालिनी नदी का पानी नदी के किनारे खड़ी बाकी बहुओं पर डालने लगते हैं, जिससे अब वो भी सभी गीली हो जाती हैं। और इसी तरह की हंसी मजाक और छोटी नोक झोंक के साथ समय गुजरता रहता है। ऐसे ही एक दिन, ये लीजिए बहन जी, ये हमारे बनारस के सबसे फेमस झुमके हैं। यहाँ सारी औरतें ऐसे ही झुमके पहनती हैं। ये झुमके तो बड़े सुंदर हैं। भाई साहब, ऐसे झुमके मेरे लिए भी निकाल दीजिए। बहन जी, ये इकलौता पीस बचा है मेरे पास। तो
तो ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। वैसे भी ये झुमकी मुझ पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ, जैसे तो तुम कहीं की माधुरी दीक्षित हो ना, जो तुम पर ये झुमके ज्यादा अच्छे लगेंगे। चुपचाप से ये झुमके वापस दो मुझे, ये तो मैं ही खरीदूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे लेती हो तुम इन झुमकों को मेरे से। दोनों देवरानी जेठानी में मामूली से झुमकों को लेकर लड़ाई हो जाती है और शालिनी गुस्से में सुमित्रा को नदी में धक्का दे देती है। सुमित्रा जल्दी से नदी से बाहर निकलती है और शालिनी को काफी सुनाने लगती है कि तभी उनके मोहल्ले में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक विनीत नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकलता है। आप कौन हैं? दिखने में तो आप बहुत अमीर आदमी लग रहे हैं। आप जैसे बड़े अमीर आदमी का हमारे छोटे से मोहल्ले में क्या काम? मेरा नाम विनीत है और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। यहीं आपके मोहल्ले के पास में ही मेरी एक फैक्ट्री बन रही है। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई चाहे तो मेरी फैक्ट्री में आकर काम कर सकता है। मैं आपको काफ़ी अच्छी पेमेंट दूंगा। अच्छी तनख्वाह मिलता देख मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग विनीत की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शुरुआत के दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस फैक्ट्री में से निकलने वाला गंदा केमिकल मोहल्ले के बीचों बीच बनी नदी के अंदर जाने लगता है, जिससे अब साफ सुथरा नदी का पानी धीरे धीरे गंदा होने लगता है। क्या नदी के पानी से तो काफी बदबू आ रही है? पहले तो कभी इस तरह नदी के पानी से बदबू नहीं आई। समय बीतने के साथ साथ उस नदी का पानी और ज्यादा दूषित होने लगा था। ये क्या, नदी की तो सारी मछलियाँ धीरे धीरे करके मर रही हैं। केमिकल की वजह से हमारी नदी का सारा पानी गंदा हो रहा है। अगर इसी तरह पानी गंदा होता रहा तो हम लोग पिएंगे क्या? अगर इस नदी के पानी को कुछ हो गया तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी बहू मिलकर दोनों मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके पानी की समस्या को देख उन्हें जागरूक करती हैं और अब काफी सारे मोहल्ले के लोग सीधा फैक्ट्री जाकर बात करते हैं। अरे भाई, फैक्ट्री है तो उसका गंदा कूड़ा पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हर दिन आपके मोहल्ले में पानी का टैंकर भिजवा दिया करूंगा, फिर तो आप लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं होगी ना। ऐसे कैसे पानी का टैंकर भिजवाओगे? जब हमारे मोहल्ले में ही नदी बहती है तो भला हमें पानी के टैंकर की क्या जरूरत? या तो तुम अपनी फैक्ट्री बंद करो या अपनी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा केमिकल कूड़े को कहीं और जगह ट्रांसफर करो, वरना हमें वक्त नहीं लगेगी तुम्हारी फैक्ट्री को बंद करवाने में। हम तुम्हें बस 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं, समझे? तो अब तुम मामूली से मोहल्ले के लोग मुझ जैसे बिजनेसमैन को धमकी दोगे? जाओ, मैं नहीं करता। अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? विनीत की बात सुनकर सभी बहू और मोहल्ले वालों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि सब मिलकर विनीत की जमकर पिटाई करते हैं और उसे मार मार के उसका मुंह सुझा देते हैं और जाकर उसकी फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करवा देते हैं। कुछ दिनों में विनीत की फैक्ट्री बंद हो जाती है और उसे जेल भी जाना पड़ता है और आखिरकार मोहल्ले के बीचों बीच बनी उस नदी का पानी पहले की तरह धीरे धीरे साफ होने लगता है। हम लोग आपस में कितना ही क्यों ना लड़ झगड़ लें, लेकिन मुसीबत के समय हम सब एक ही हो जाती हैं। यही तो प्यार है हमारे और हमारे मोहल्ले के बीच। इसी तरह छोटी मोटी नोक झोंक और अपनी उस नदी का ख्याल रखते हुए सभी मोहल्ले वाले और 10 बहुएं एक साथ हंसी खुशी रहती हैं और अपने मोहल्ले के बीच बह रही नदी का आनंद उठाती हैं। ठंड का समय होता है। शाम के वक्त दोनों देवरानी जेठानी आंगन में बैठी हुई बर्तन धो रही थी। दोनों ही ठंड से कांप रही थी और आपस में बातें कर रही थी। बहुत ठंड लग रही है। हमारे यहाँ एक कमरे की ससुराल में हमें ठंड से कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही बोल रही हो जेठानी जी, हमें थोड़ा सा आराम तो मिलना चाहिए। वैसे अब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। हमारे मायके में हमारी भाभियाँ हैं, क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपने मायके रुकने चली जाए। सही बोल रही हो, लेकिन हमें बारी बारी से जाना होगा। पहले तुम चली जाना, तुम्हारे आने के बाद मैं चली जाऊँगी। जहाँ देवरानी जेठानी अपने अपने मायके जाने के बारे में सोच रही होती हैं, तो वहीं उनके मायके वाले उनके यहाँ आने की सोचते हैं। माँ, काफी दिन हो गए हैं हमें सुरभि से मिले हुए, चलो ना उससे मिलकर आते हैं। वैसे तू सही बोल रहा है, जब से हमारी बेटी अपने ससुराल गई है हम उससे मिलने भी नहीं गए। फिर तो इस बार हम उनकी ससुराल चलते हैं, थोड़ा उनके पास रह कर ही आएंगे। लेकिन ऐसे बेटी के ससुराल में रुकना ठीक रहेगा क्या? अब तो नया जमाना चल रहा है पिताजी, हम आराम से रह सकते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही लगता है। फिर तो मैं भी चलूंगा। माँ, मुझे भी चलना है। अरे भाई हाँ हाँ, सभी चलेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाले। तभी दादी माँ कहने लगती है, जब सब लोग जाओगे तो मुझे भी लेकर चलो, मुझे छोड़ने की क्या जरूरत है। सभी हंसने लगते हैं। यह था सुरभि का मायका। अब चलते हैं प्रिया के मायके की तरफ। मेरी बहन सर्दियों में चूल्हे की रोटियां बनाकर खिलाया करती थी,
कितना अच्छा लगता था उसके हाथों की रोटी खाकर। लगता है आपको अपनी बहन की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहन है भी बहुत प्यारी। जब से ससुराल गई है मायके वालों को भूल गई है। पता नहीं अपने ससुराल में कैसे रह रही है, सब कुछ अच्छे से संभाल रही है या नहीं। अरे क्यों नहीं संभाल रही होगी, आखिर तुम्हारी बेटी जो है। जब इतनी ही याद आ रही है ननद जी की, तो मिलकर क्यों नहीं आ जाते हो सभी। ये सुनकर सभी इस बारे में सोचते हैं। ये विचार बुरा नहीं है, हमें उससे मिलने जाना चाहिए। तभी दोनों बच्चे भी जिद करने लगते हैं और घर के दादा दादी भी। अरे चलो फिर प्रिया के घर चलने की तैयारी करते हैं। इस तरह सुरभि और प्रिया के मायके वाले 2 दिन बाद ही उनके ससुराल में आ जाते हैं, जो कि उनका ससुराल भी एक ही कमरे का था। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, दादा दादी, आप सभी एक साथ, और ये दोनों बच्चे भी। अरे क्या हुआ बेटी, हमें देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। लगता है अपने दादा दादी को भूल गई हो। ससुराल जाकर मायके की याद नहीं आती। पिताजी, भैया, भाभी, दादा दादी, आप सभी एक साथ, और ये दोनों बच्चे भी, आप लोग भी यहाँ पर एकदम अचानक से क्या हुआ? सुरभि की ये बात सुनकर उसके परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। बेटा, हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। आप आओ, घर के अंदर आओ, आपका स्वागत है। हाँ हाँ, आप लोग भी आ जाओ। इस तरह सुरभि और प्रिया दोनों के मायके वाले मिलकर 15 लोग हो जाते हैं और वो सभी एक कमरे के ससुराल में आकर बैठते हैं। पूरा कमरा उनके आने से भर जाता है। सास देवयानी जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये कौन सा मेला लगा है हमारे घर के अंदर। एक कमरा और इतने सारे लोग, 1 2 3 4 5, अरे ये तो पूरे 15 हैं। लग रहा है जैसे बहू के मायके वालों की बारात आई है। अरे भाग्यवान, ये सब क्या है? दिख नहीं रहा एक कमरे में बहू के 15 मायके वाले, लेकिन ये इतने सारे लोग करने क्या आए हैं? तभी सावित्री बोल पड़ती है। कैसी हो बहन जी, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ आपको। अपनी बेटी से मिलने का मन हो रहा था, हम सभी का, तो यहाँ चले आए। आपने शादी के बाद हमारी बेटी को भेजा भी नहीं, अब हम यहाँ थोड़े दिन रुक कर जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो हमने भी सोचा था। वैसे बहुत ठंड हो रही है, कुछ ओढ़ने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, अभी देता हूँ। मयंक अपने घर के सारे बिस्तर उन्हें दे देता है, जो उन्हें पूरे भी नहीं पड़ते। अब इस तरह देवरानी जेठानी परेशान हो जाती है। रात के समय उन दोनों को अकेले सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है। जेठानी जी, ये सब क्या हो रहा है? हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। क्या बताऊँ देवरानी जी, मेरे तो वैसे ही होश उड़े पड़े हैं। ये देखो कितना सारा आटा है, पूरे परिवार वालों के लिए बनाना है, ऊपर से यहाँ ठंड लग रही है। देवरानी जेठानी ठंड में आंगन में बैठकर चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं। उन्हें बहुत ठंड लगती है। एक तो उनका एक कमरे का ससुराल, ऊपर से उस कमरे में उनके 15 मायके वाले। सभी के खाना खाने के बाद बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं। बर्तन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले के बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। इन बर्तन को देखकर तो मेरे शरीर में ठंड पूरी तरह फैल गई है। भला मैं ये कैसे धो पाऊंगी इतने सारे? ठंड तो मुझे भी लग रही है जेठानी जी, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत तो करनी ही होगी। अब हमारे घर का काम है, हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी करेंगे? ठंड में कांपते हुए देवरानी जेठानी दोनों लग जाती हैं बर्तन धोने। अब आती है बारी उनके सोने की। एक कमरे में एक तरफ ससुराल वाले होते हैं हल्की सी चादर में, तो दूसरी तरफ 15 मायके वाले। और इस बीच देवरानी जेठानी दोनों को कंबल की लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। कभी कोई खींचता तो कभी कोई कहीं से खींचता, जिसे ज्यादा ठंड लगती वही खींच लेता। हे भगवान, ठंड लग रही है बार बार, कोई ना कोई इस कंबल को खींच रहा है। हम दोनों पहले एक कमरे से दुखी थे, अब 15 मायके वाले भी आ गए। पता नहीं क्यों बेशर्मों की तरह मायके वाले बेटी के ससुराल में आ गए हैं। अब इन्हें कैसे भेजा जाए? वो रात उनकी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब यह रोजाना का हो जाता है। जब तक 15 मायके वाले एक ही कमरे में रहते हैं, देवरानी जेठानी की आफत आ जाती है। इसी के चलते देवयानी अपनी दोनों बहू से ठीक से बात करना बंद कर देती है। जिसे जो करना है वही करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले? करने से पहले सोचा थोड़ी था। अब परेशानी आन पड़ी है तो अपने आप संभालो। सास ऐसा कहकर चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं कि आखिर उनके मायके वालों का क्या किया जाए। वो इधर खाना बनाती, उधर खत्म हो जाता। सर्दी में उन्हें सारी रात बिना कंबल के सोना पड़ता।
इसी के चलते देवयानी अपनी बेटी, पति और बेटों के साथ अपने भैया के घर चली जाती है। भाभी, आप दोनों के मायके वालों ने हमारे कमरे के घर को घेर लिया है। हमारा यहाँ रुकना या रहना मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप अपने 15 मायके वालों के साथ आराम से रहो। अपने ससुराल वालों की नाराजगी देवरानी जेठानी से सही नहीं जाती। उनके जाते ही उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने मायके वालों से कहती है, आप लोगों को यहाँ आने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। अरे पहले तो हमारी शादी एक कमरे के ससुराल में करवा दी। यहाँ हम एक कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे थे, ऊपर से आप यहाँ हमारे सर पर तांडव करने आ गए। आप लोगों को पता है कि हम दोनों को आज तक अलग अलग कमरा नहीं मिला। ऊपर से आप लोगों ने यहाँ आकर एक कमरा था वो भी घेर लिया। और भाभी, आप लोग तो हमारे साथ मिलकर काम भी करवा सकते हो, लेकिन आपने वो भी जरूरी नहीं समझा। आप लोगों की वजह से हमारे ससुराल वाले अपना ही घर छोड़कर चले गए हैं। दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर मायके वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों की गलती है। हमें सोच समझ कर यहाँ आना चाहिए था। हमें माफ कर दो, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हम अभी अपना सामान पैक करके चले जाते हैं। अरे तुम लोग हमें पहले ही बता देते, लेकिन हमने सोचना चाहिए था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें देवयानी जी से माफी भी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नाराज होकर चली गई। चलो कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम दोनों को जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। इस तरह 15 के 15 मायके वाले एक कमरे के ससुराल को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं और घर खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्हें इतना तो समझ आता है कि उन्हें अपनी बेटी के ससुराल में एक कमरा और बनवा देना चाहिए, जिससे उनकी बेटी की जिंदगी में थोड़ी आसानी आ जाए। फिर क्या था, दोनों परिवार वालों ने मिलकर एक कमरा और बनवा दिया। अब देवरानी जेठानी का कमरा अलग अलग हो गया। देखा जेठानी जी, भले ही हमें कुछ दिन की परेशानी हुई हो, लेकिन हमारे मायके वालों ने एक काम तो अच्छा कर दिया कि हमारे लिए एक कमरा एक्स्ट्रा बनवा दिया। हाँ सही कहा, और इसी के चलते हमारी सास की नाराजगी भी खत्म हो गई, क्योंकि अब हमें इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। और साथ में हमें मायके वालों ने एक कंबल भी तो दे दिए हैं। इस तरह देवरानी जेठानी की परेशानी खत्म हो जाती है। उन्हीं के मायके वालों की वजह से वो अपने आगे के जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, क्या आपके भी घर में कभी इतने मेहमान एक साथ आए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।